नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय यार अनूप विश्व में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इस वीडियो में संधारित्र की धारिता, ठीक है, किसे कहते हैं और संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश और संधारित्र की धारिता होती कितनी है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधारित्र के बारे में काफी चीजें पढ़ ली हैं। तो जो थोड़ी बहुत चीजें बची हुई हैं, संधारित्र की धारिता, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखने पर उसकी धारिता, परावैद्युत पदार्थ पर प्रेरित आवेश, और इन चीजों को हम लोग आज अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, चीजें 100% आपको समझ में आएंगी, रटनी भी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। क्या पढ़ना है हम लोगों को? संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। ठीक है, तो संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश ये होता क्या है, अब आपको मैं ध्यान समझाता हूं। तो ये है आपके लिए संधारित्र की एक प्लेट, जिसको आप धन प्लेट कह सकते हो। ठीक है, और दूसरी प्लेट ये है जिसको आप कह सकते हो कि ऋण प्लेट है। और इन दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ को रखेंगे हम लोग। क्या रखेंगे? परावैद्युत पदार्थ को रखेंगे। और जिस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो कितना है? K है। ठीक है, तो इस परावैद्युत पदार्थ पर भी क्या हो जाता है कि इसके ऋण आवेश उधर चले जाते हैं, धन आवेश इधर चले जाते हैं, तो इसके दोनों सिरों पर ठीक बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश आ जाते हैं। इधर जैसे आपका ऋण आवेश माइनस क्यू डैश आ जाएगा, इधर आपका जो है प्लस क्यू डैश आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसके दोनों सिरों पर कितने आवेश प्रेरित हो जाते हैं? क्यू डैश। ठीक है, और इसकी प्लेटों पर हमने कितना आवेश दे रखा है? तो क्यू आवेश दे रखा है। ठीक है, और इसकी प्लेट का जो क्षेत्रफल वो कितना है? ए है। और इसकी भी प्लेट, इस प्लेट का भी क्षेत्रफल कितना है? ए है। और जो परावैद्युत पदार्थ रखे हैं वे भी एक प्लेट के रूप में, इसका भी क्षेत्रफल कितना है? ए ही है। ठीक है, तो इस पर कितना आवेश प्रेरित हुआ है, इस चीज को हमको पढ़ना है इस टॉपिक में। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कितना आवेश प्रेरित होगा इस पर। तो इस पर प्रेरित आवेश कितना होगा, इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है। वो सब कॉन्सेप्ट क्या है? इस पूरे संधारित्र की प्लेटों के बीच का टोटल वैद्युत क्षेत्र बराबर वायु में वैद्युत क्षेत्र धन परावैद्युत पदार्थ के अंदर का वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम लोग इस चीज का डेरिवेशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वायु में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वायु में संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसको हम वायु के लिए ई नॉट से लिखते हैं। इससे लिखते हैं, ई नॉट से लिखते हैं। तो ई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान क्यू। सिग्मा अपान क्यू। ठीक है, आपने पढ़ा था ना, दो आवेशित चालकों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? सिग्मा अपान क्यू। विपरीत प्रकार से आवेशित दो चालकों के बीच वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान क्यू होता है। ठीक है, और सिग्मा इज इक्वल टू जहां पे क्या है? सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व। सॉरी, ये सिग्मा अपान क्यू नहीं बल्कि सिग्मा अपान ए होता है। सॉरी, ये क्या हो रहा है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे। तो देखिए, जहां सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान ए होता है। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ई नॉट इज इक्वल टू, सिग्मा के स्थान पे आप रखोगे क्यू अपान ए, और पहले से एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब परावैद्युत पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा? परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र तो कितना हो जाएगा? तो इसको हम लिखेंगे किससे? ई डैश से लिख लेते हैं। ठीक, ई डैश इज इक्वल टू, जैसे आप इस क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आया है, वैसे इसमें कितना आवेश प्रेरित हुआ है? क्यू डैश, तो हो जाएगा क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा। ठीक है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच का टोटल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा?
संधारित्र की प्लेटों के बीच कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो कुल वैद्युत क्षेत्र जो है वो E इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? Q अपान एप्सिलॉन नॉट A जो है ना, अब इसके अंदर अगर प्लेटों के बीच क्या भर दिया है, परावैद्युत पदार्थ रख दिया, तो एप्सिलॉन नॉट के बगल में क्या लग जाता है, K। ठीक है, और संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र बराबर होगा क्या? इज इक्वल टू होगा अंदर वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परंतु समस्या ये है कि इस पर जो आवेश प्रेरित होता है इसकी विपरीत दिशा में प्रेरित होता है। ये धन आवेश है तो इसके इस साइड इसमें ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, और इधर ऋण आवेश है तो इसके इस साइड में प्लस आवेश आ जाता है, जिसकी वजह से इसके भीतर ना वैद्युत क्षेत्र किधर आता है जानते हो? प्लस से माइनस की ओर, यानी इस डायरेक्शन में आता है क्या? ई डैश। ठीक है, और मार्जिनल जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस प्लेट से धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर इधर की ओर है ई। ठीक है, तो विपरीत दिशा में है, अब इसमें विपरीत दिशा में प्रेरित हुआ है। इस वजह से इसके लिए ना हम किसका यूज करेंगे? माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई नाट धन ई डैश। तो ई इज इक्वल टू ई नाट कितना है आपका? ई नाट है क्यू अपान एप्सिलॉन। ई कितना है पहले देखो, तो ई है आपका क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के ए इज इक्वल टू ई नाट कितना है? तो ई नाट है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और माइनस क्योंकि प्लस है पर इसका वैल्यू माइनस में है तो ई डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा आपको क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के ए इज इक्वल टू 1 इसमें एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन है तो एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन कर लेते हैं, तो क्यू माइनस क्यू डैश मिलेगा आपको। ठीक है, आगे चलेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट और एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू अपान के इज इक्वल टू मिलने वाला आपको क्यू माइनस क्यू डैश। पर आपको प्रेरित आवेश चाहिए किस पर? इस पर, अर्थात क्यू डैश की वैल्यू चाहिए। परावैद्युत पदार्थ पर प्रेरित आवेश निकालना है ना, तो क्यू डैश की वैल्यू चाहिए, तो माइनस में इसको इधर ले आओ तो प्लस में हो जाएगा क्यू डैश, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो क्यू माइनस क्यू अपान क्या हो जाएगा? के। तो क्यू डैश इज इक्वल टू यहाँ कॉमन क्यू है, क्यू को कॉमन कर लेते, यहाँ एक बचेगा और यहाँ पे माइनस 1/k हो जाएगा। ये हो जाएगा संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ ये किस में रहेगा? कूलाम में, क्योंकि आवेश है तो आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हमको पढ़ना है समांतर प्रेरित संधारित्र क्या होता है और उसकी धारिता कितनी होती है। तो आइए पढ़ते हैं हम इसको मैं मिटा देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आपको पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र तथा उसकी धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र तथा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र है क्या यार? नाम ही स्पष्ट है, समांतर प्लेट संधारित्र। ऐसा संधारित्र जिसकी दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर हो, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ठीक है, ऐसा संधारित्र जिसकी प्लेटें एक दूसरे के समांतर हो, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ठीक है, और इसकी डेरिवेशन करने के लिए मैं कुछ चीजों को मानने वाला हूं, जैसे नंबर 1, ये समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेट एक प्लेट ये है जिस पर कितना आवेश है? धन आवेश है। ठीक है, और इस धन आवेश की मात्रा कितनी है? तो क्यू अब कितना है? क्यू है। ये दूसरा प्लेट है जिस पर कितना आवेश है? ऋण आवेश। कितना आवेश है? ऋण आवेश है। और इस पर कितना आवेश है? तो इस पर भी माइनस का क्यू आवेश, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू आवेश। ठीक, इस प्लेट का जो क्षेत्रफल कितना है? ए है, और इस वाले प्लेट का भी क्षेत्रफल कितना है? ए है। और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी है।
कितनी है, स्मॉल डी है। अब आपको करना क्या है, इस संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, सी निकालना है आपको। क्या निकालना है, सी। सी इज इक्वल टू होता क्या है, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी होता है, तो सी निकालने के लिए वी पता होना चाहिए, और वी इज इक्वल टू होता है ईडी, क्योंकि इसके प्लेटों के बीच ना वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, धन आवेश से क्षेत्र रेखा निकलेगी और जाके ऋण आवेश में प्रवेश करेगी, तो यहाँ बीच में कौन आ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब वैद्युत क्षेत्र हो और वहां पे जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो विभव निकालना है, पता करना है, तो V बराबर ईडी होता है। आपने पढ़ा था ना, V इज इक्वल टू वी अपान एल विभव प्रवणता से। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईडी हो जाएगा। अच्छा, E क्या है, तो E इज इक्वल टू आपने अभी अभी पढ़ा ना, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, जो कि Q अपान A होता है। ठीक है, तो हमको धारिता निकालने के लिए विभव पता करना पड़ेगा, विभव निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र पता करना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सिग्मा पता करना पड़ेगा, यानी कि पृष्ठ घनत्व पता करना पड़ेगा, पृष्ठ घनत्व निकालने के लिए आवेश की मात्रा बटी प्लेट के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यदि यदि संधारित्र की प्रत्येक प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा उस पर आवेश की मात्रा क्यों हो तो ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए हो जाएगा। और प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो कितनी जाएगी, E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो सिग्मा कितना है भाई, Q अपान A है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा के स्थान पे Q बटे A रखेंगे, और पहले से नीचे एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट को भी लिख लेंगे। ठीक है, T इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट A हो गया। ठीक है, अच्छा, वैद्युत क्षेत्र पता चल गया, तो अब आप वैद्युत विभव निकाल लो। तो प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, तो V बराबर होता क्या है, ईडी होता है। V बराबर होता क्या है, ईडी होता है ना। तो V इज इक्वल टू ई कितना मिला आपको, ई मिला Q अपान एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, सॉरी एप्सिलॉन नॉट A और इंटू क्या हो जाएगा डी। ठीक है, विभव मिल गया ना, तो धारिता निकाल लो, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V, तो C इज इक्वल टू Q अपान V कितना है, Q D बटे में एप्सिलॉन नॉट A, Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A घूम कर ऊपर जाएगा, तो C इज इक्वल टू मिलेगा क्या आपको, एप्सिलॉन नॉट A अपान D फैरड। ये हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कब, जब प्लेटों के बीच क्या हो, वायु हो, जब प्लेटों के बीच क्या हो, वायु हो, तो उसकी धारिता C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र कहते किसको है, ऐसा संधारित्र जिसकी दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर हो, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। और इसकी धारिता कितना होता है, तो इसकी धारिता C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान डी होता है। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब
प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम हो। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम हो। तो यहाँ पे ना ये खाली नहीं है। अब इसके बीच एक ऐसा माध्यम है जिसका परावैद्युतांक कितना है, k है। ठीक है, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, सेम पूरा प्रोसेस वही चलेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो प्लेट पर आवेशों का पृष्ठ घनत्व कितना हो जाएगा, जानते हो, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए हो जाएगा। ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो इसको हम ई से नहीं बल्कि ई के से लिखेंगे इस बार। ठीक, तो ई के इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या लग जाएगा, के। ठीक है, तो ई के इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे तो Q अपान ए मिलेगा और पहले से एप्सिलॉन नॉट के तो एप्सिलॉन नॉट के लगा देंगे। ठीक है, फिर अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो गई तो विभव ज्ञात करना। प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर V इज इक्वल टू होता था अभी तक ई डी, लेकिन अब हो जाएगा ई के डी। ठीक है, और ई के की वैल्यू कितनी आई है, तो ई के की वैल्यू आई है Q अपान एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू डी। विभव पता चल गया तो धारिता निकाल लो। तो धारिता C इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्या होता है, Q अपान V। तो V की वैल्यू कितना है, तो V की वैल्यू है Q D अपान एप्सिलॉन नॉट के ए। Q से Q कैंसिल हो गया तो C इज इक्वल टू मिला आपको, ये घूमकर ऊपर आ जाएगा कितना, एप्सिलॉन नॉट के ए अपान में क्या है, D। ठीक है, थायराइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जब प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम रखा हो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चला जाए। चलिए आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा दोनों धारिताओं में संबंध पढ़ लेते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में हमको वायु में धारिता देता है और पूछता है कि बताइए के परावैद्युतांक के माध्यम में संधारित्र की धारिता कितनी होगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन के लिए वायु संधारित्र की धारिता आपने पढ़ा ना, तो वायु संधारित्र की धारिता C हो गया। ठीक है, और C इज इक्वल टू अभी अभी पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी होता है। ठीक, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और फिर के परावैद्युतांक जब संधारित्र के प्लेटों के बीच, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम हो के परावैद्युतांक का क्या हो, माध्यम हो, तो उस समय उसको हम सीके से लिखेंगे और सीके इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एप्सिलॉन नॉट के ए अपान में डी। दिस इज समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 2 में 1 से भाग दे दो। क्या कर दो, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, आप 1 में 2 से भी भाग दे सकते हो, भाग देने पर भाग दे लो तो 2 कितना है सी के और 1 कितना है सी, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपान में डी और बटे में एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी। एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए और डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा सी के अपान सी इज इक्वल टू के। सी के अपान सी इज इक्वल टू के मिलेगा, या सी के इज इक्वल टू के सी मिल जाएगा। सी के इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, के सी मिल जाएगा।
ठीक है, अर्थात माध्यम में संधारित्र की धारिता वायु संधारित्र की धारिता के गुणे के बराबर होती है। के परावैद्युतांक के संधारित्र की धारिता वायु संधारित्र की धारिता के गुणे के बराबर होती है। वायु संधारित्र की धारिता के गुणे के बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों कंडीशंस में, जब वायु हो प्लेटों के बीच में तब भी, और जब प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक का माध्यम हो उसके लिए भी। ठीक है, और ये दोनों में संबंध भी हो गया। ठीक है, क्या होता है संबंध? के परावैद्युतांक के माध्यम के परावैद्युतांक के संधारित्र की धारिता वायु में संधारित्र की धारिता के गुणे के बराबर होती है। ठीक है, के परावैद्युतांक के संधारित्र की धारिता का मतलब ऐसा संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का पदार्थ रखा हो, तो उसकी जो धारिता है वो ऐसे संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच वायु है उसकी धारिता के गुणे के बराबर होता है। ठीक है, लाइट चला गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे अगले टॉपिक की ओर। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर चलते हैं आगे की ओर। हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ नहीं बल्कि थोड़े से स्थान में परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। वैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, मतलब समझो ये संधारित्र की प्लेट है, कौन सी प्लेट है? धन प्लेट है ये। ठीक है, और इसके बीच में एक छोटे से स्थान में ये परावैद्युत पदार्थ की प्लेट रखी है, और ये रेड प्लेट हो गई संधारित्र की। और इस प्लेट का जो परावैद्युतांक है वो कितना है? के है। इस प्लेट का परावैद्युतांक कितना है? के है, और इसकी जो मोटाई है ना वो स्मॉल टी है। कितना है? स्मॉल टी है। और प्लेटों के बीच की दूरी कितना है? तो स्मॉल डी है। इस प्लेट का क्षेत्रफल ए और इसका भी ए है, और इस परावैद्युत पदार्थ का भी क्षेत्रफल कितना है? ए ही है। ठीक है, तो चलिए अब ऐसी कंडीशन में संधारित्र की धारिता क्या होगी इस चीज को हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा सबसे पहले हम निकालेंगे वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, तो वायु में वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो वायु में जो वैद्युत क्षेत्र है उसको हम किससे लिखेंगे? ई नॉट से लिख देते हैं। ठीक है, किससे लिख दे रहे हैं? ई नॉट से। या तो ई नॉट इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होता है। तो ई नॉट इज इक्वल टू मिल जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आगे चलेंगे तो आगे क्या पढ़ेंगे अब? इसमें इस प्लेट के बीच कितना वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी पता कर लेते हैं। तो के
परावैद्युतांक की प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, तो उसको हम EK से लिख दे रहे हैं, ठीक है। EK इज इक्वल टू क्यू अपान ये एप्सिलॉन नॉट ए जो हमको मिला है, यहीं पे एप्सिलॉन नॉट के ए प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक। अब प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल लेते हैं। प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है, तो V इज इक्वल टू अभी तक ED होता था, अब वायु में विभवांतर धन, परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर, तो क्या हो जाएगा E नॉट, और वायु कितनी दूर है, तो पूरा D है, उसमें से T मोटाई में केवल क्या भरा है, परावैद्युत पदार्थ है, तो वायु कितना दूर हो जाएगा, D माइनस T दूरी हो जाएगा, E नॉट इंटू D माइनस T हो जाएगा, ठीक। प्लस प्लेट में, तो प्लेट कितना मोटी T है ना, तो E के T हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका E के इंटू T हो जाएगा, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करो, ई नॉट कितना है, तो ई नॉट आपका आया है Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट में D माइनस टी, प्लस ई के कितना है, तो ई के है Q अपान एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू टी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू टी, जो कॉमन है उसको कॉमन कर लो, तो V इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन है, बचा क्या ब्रैकेट में, यहाँ पे D माइनस टी बचा, और क्या बचा है, तो क्या बचा यहाँ पे D माइनस टी बचा, ठीक है, तो D माइनस टी हो गया, प्लस यहाँ पे T और नीचे K बचेगा, तो T अपान क्या मिला, K मिल गया, ठीक है, D माइनस टी प्लस T अपान K प्राप्त हो गया, ये वोल्टेज आ गया, ठीक। जब वोल्टेज पता चल गया तो चलो धारिता निकाल लेते हैं। अब हो जाएगा संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V, तो Q कितना है, Q है, और V कितना है, तो V आया आपका Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट में D माइनस टी और प्लस T अपान K, ठीक। Q से Q कैंसिल और एप्सिलॉन नॉट घूमकर ऊपर जाएगा, तो C इक्वल टू मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान D माइनस टी प्लस T अपान K, ठीक है, फैरड, ये हो जाएगा संधारित्र की धारिता, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, कंडीशंस क्या है, यदि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच एक प्लेट नहीं बल्कि n प्लेटें रखी हो, तो क्या हो जाएगा, तो यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच n प्लेट रखी हो, n परावैद्युत पदार्थों की प्लेट रखी हो, n परावैद्युत पदार्थ की प्लेट हो, तो क्या करेंगे, तो सूत्र अभी क्या आया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान D माइनस टी, जहां पे है वहां पे D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn तक, ठीक है, हो जाएगा, और प्लस इसको बीच में लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट ए को, और प्लस क्या मिलेगा, T अपान जो K है वो हो जाएगा T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 डॉट डॉट, ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है। और यदि एक के प्लेट रखी हो और पूरे में रखी हो, तो क्या होगा, यदि संधारित्र की प्लेटों के
बीच संपूर्ण स्थान में के परावैद्युतांक की प्लेट रखी हो, के परावैद्युतांक की प्लेट रखी हो। तो जब पूरे स्थान में रखी होगी तो उस समय D बराबर क्या हो जाएगा, T, क्योंकि पूरे में रखी है ना, तो D बराबर T हो जाएगा। तो यहां पुट करेंगे तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T के स्थान पे भी D हो जाएगा, और प्लस T अपान जो कि है वहां पे D अपान के कर देंगे। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, D में से D गया 0, बचा D अपान के घूमकर ऊपर जाएगा, तो आपको मिलेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के A अपान में D। ठीक है, फैराड। तो ये हो जाएगा अलग अलग कंडीशंस में संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए आगे चला जाए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना संधारित्रों का समायोजन। संधारित्रों का समायोजन। ठीक है, अब आपके पास दो चार संधारित्र हैं तो उनको जोड़ा कितने विधियों से जा सकता है। ठीक है, क्या मेथड से जोड़ा जा सकता है, एक मिनट में। तो देखिए क्या मेथड से जोड़ सकते हैं। जैसे मेरे पास एक संधारित्र है, दूसरा संधारित्र है। ठीक है, तो दो वायर्स इसके पास भी है और दो वायर्स इसमें भी है। ठीक है, अब हम इसको जोड़ कैसे सकते हैं, तो इसको जोड़ने का दो तरीका है। ठीक है, एक तरीका यह है कि मैं इस संधारित्र का एक वायर इस संधारित्र के एक वायर के साथ कनेक्ट कर दूं ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक, और नेक्स्ट संधारित्र का जो दूसरा वायर है वो इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, ऐसे सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो संयोजन है, इसमें जो सप्लाई इसमें और इसमें दे दूंगा मैं, तो इस प्रकार के समायोजन को सीरीज कॉम्बिनेशन अर्थात श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। अगर इस प्रकार से संधारित्रों को जोड़ा जाए तो ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी समायोजन। ठीक, और अगर मैं क्या कर दूं, ये वाला इससे जोड़ा हूं, इसको भी इससे जोड़ दूं। ठीक है, अब जो सप्लाई देना है हमको वो हम क्या करें, इन और इन सिरों के बीच दें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो संधारित्रों का समायोजन है वो समांतर समायोजन हो जाएगा। ठीक, क्या किया मैंने, दोनों संधारित्रों की एक एक प्लेट को आपस में और एक एक प्लेट को आपस में जोड़ दिया, तो इस प्रकार का समायोजन समांतर समायोजन हो गया। और अगर हम पहले संधारित्र का जो दूसरा वाला सिरा है, दूसरी प्लेट है, ऋण प्लेट है, उसको दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से जोड़ दें, तो इस प्रकार का जो संयोजन है ये क्या हो जाएगा, आपका श्रेणी समायोजन हो जाएगा। ठीक है, तो संयोजन कितने प्रकार का है संधारित्रों का, दो प्रकार का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रेणी समायोजन। श्रेणी समायोजन। ठीक है, तो श्रेणी समायोजन क्या है, मैंने बताया ना, एक संधारित्र, ये संधारित्र का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, इसकी दोनों लाइनें बराबर रखते हैं, और दूसरा संधारित्र ये हो गया, और तीसरा संधारित्र ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही। तो मैंने किया क्या, इसकी धन प्लेट ये ऋण प्लेट, इसकी धन प्लेट ये ऋण प्लेट, इसकी धन प्लेट ये ऋण प्लेट। ठीक है, तो मैंने किया क्या है, ध्यान से देखिए, तो मैंने पहले संधारित्र की ऋण प्लेट को दूसरे के धन प्लेट से, दूसरे के ऋण प्लेट को तीसरे के धन प्लेट से ऐसे जोड़ दिया है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है, जो संधारित्रों का समायोजन है, उसको श्रेणी समायोजन कहते हैं। ठीक है, और इन सिरों के बीच हम लगा देते हैं एक सेल। ठीक है, कितने वोल्ट का है, V वोल्ट का है।
तो नोट पॉइंट करके ऐसे लिख लेना, बहुत काम देगा ये आपको। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, जो श्रेणी समायोजन होता है ना, इसमें विभव परिवर्ती और आवेश की मात्रा समान रहती है। ठीक है, श्रेणी समायोजन में, श्रेणी समायोजन में विभव परिवर्ती होता है, तथा आवेश समान रहता है। ठीक है, श्रेणी समायोजन में क्या होगा, इन सबसे समान आवेश ट्रांसमिशन होगा, परंतु विभव इनके सिरों के बीच अलग अलग हो जाएगा। ठीक, समांतर में क्या होता है, समांतर समायोजन में आवेश परिवर्ती होता है, विभव कैसा होता है, विभव समान होता है। ठीक है, क्यों ऐसा कहा मैंने, क्योंकि अगर जैसे मान लो आपके पास पाइप है, 3 पाइप है, ऐसे करके जो है 3 पाइप है आपके पास। ठीक, एक पाइप ये, दूसरी है, तीसरी है। अगर मैं इन तीनों को मिला के एक पाइप से जोड़ दूं, ठीक है, और इसको ऐसे समतल में रख दूं, तो इधर से जब कोई द्रव आएगा, ठीक है, तो उसकी मात्रा इन तीनों में से अलग अलग भले ही गुजरे, परंतु उसका जो वेग होगा ना, वो एक समान होगा। तो यहाँ पे जो द्रव का वेग है वो किसकी भांति कार्य कर रहा है, वोल्टेज की भांति। ठीक है, तो समान वेग से द्रव तीनों पाइपों से फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वोल्टेज क्या रहेगा, तीनों क्रम में समान रहेगा। पानी की मात्रा अलग हो सकती है, तो पानी की मात्रा मतलब आवेश की मात्रा, इसमें कुछ आवेश जा सकता है, इसमें कुछ आवेश जा सकता है, इसमें कुछ अलग आवेश जा सकता है। ठीक, और अगर यही पाइप कुछ ऐसे होती, ठीक है, ऐसे करके कहीं मोटी और कहीं पतली होती, तो इसमें क्या होता, इसमें यहाँ पे उसका वेग स्लो हो जाएगा, यहाँ पे वेग फास्ट हो जाएगा, यहाँ पे स्लो हो जाएगा, यहाँ पे फास्ट हो जाएगा, यहाँ स्लो, यहाँ और फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग स्थान पर जब पाइप की मोटाइयां अलग अलग है, तो अलग अलग स्थान पर द्रव का वेग अलग अलग हो जाएगा, परंतु जाएगा तो वही पनिया ना, जितना इस सिरे से प्रवेश करेगा उतने उस सिरे से निकलेगा ना। तो श्रेणी क्रम में इसीलिए आवेश की मात्रा समान रहती है, क्योंकि एक ही तार होता है चलने के लिए, जितना इस सिरे से आवेश आएगा उतने उस सिरे से निकलेगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में आवेश की मात्रा समान रहती है, वोल्टेज परिवर्ती होता है, और समांतर क्रम में वोल्टेज की मात्रा समान रहती है और आवेश कैसा होता है, परिवर्ती हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, इस सब चीज को बताने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था, और वो उद्देश्य ये था कि जैसे एक संधारित्र, इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है, और इसकी कितनी है, C3 है। तो जब हम इसको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, तो होगा क्या कि इधर से जब आवेश चलेगा तो वही आवेश इसमें से भी जाएगा Q कूलाम का, इसमें से भी Q कूलाम का, और इसमें से भी Q कूलाम का। परंतु जो वोल्टेज V वोल्ट है ना, वो बट जाएगा अलग अलग हिस्सों में। जैसे इस प्लेटों, इसके प्लेटों के बीच कितना विभवांतर हो गया, V1, इसकी प्लेटों के बीच V2 हो गया, और इसकी प्लेटों के बीच V3 हो गया। ठीक, तो ये जो विभवांतर बटा है वो यही V है, 3 हिस्सों में बट गया अलग अलग, और संधारित्र लगा होता और हिस्सों में बढ़ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि V ही बटकर V1 V2 V3 बना है ना, तो सब जुड़ेगा तो फिर V के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा है ना, V इज इक्वल टू Q अपान C, तो V के स्थान पे क्या रख देना, Q अपान C, और V1 के स्थान पर क्या हो जाएगा, V1 इसके बीच का वोल्टेज है ना, तो इसकी धारिता C1 और आवेश Q है, तो Q अपान C1 हो जाएगा। इसी प्रकार से V2 इज इक्वल टू Q अपान C2, और V3 इज इक्वल टू Q अपान C3 हो जाएगा। इधर Q सब में दिख रहा है, तो Q को कॉमन कर लेंगे, तो मिलेगा क्या, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। Q से Q कैंसिल आउट, तो 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 हो गया। ठीक है, फैराड में। तो ये हो गया संधारित्रों के श्रेणी समायोजन के लिए व्यंजक। ठीक है,
चलो इसी वक्त हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं समांतर समायोजन। समांतर समायोजन, ठीक है। तो समांतर समायोजन क्या है, मैंने बताया था ना कि एक संधारित्र की धन प्लेट को दूसरे के धन से, पहले की रीढ़ को दूसरे की रीढ़ से जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो आप। एक संधारित्र ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इनको ऐसे जोड़ दीजिए आप। इसको थोड़ा किनारे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे एक संधारित्र, दूसरा ये और तीसरा ये। इसकी इस प्लेट को इससे जोड़ दीजिए और इसकी इस प्लेट को इससे। इसी प्रकार से इन सभी की एक एक प्लेटों को आपस में ऐसे जोड़ दें और इससे यहां से ले आके जोड़ दें, एक सेल लगा दें चार्ज करने के लिए। और इस संधारित्र की धारिता C1, इसकी C2 और इसकी कितनी है, C3 है। तो ऐसी कंडीशन में समांतर क्रम में क्या होता है, विभव समान आवेश परिवर्ती होता है। तो जैसे इस सेल से यहां से Q कूलाम का आवेश आया, तो अब यहां पहुंचने के बाद उसके पास तीन अलग अलग रास्ते हो गए। तो आवेश की कुछ मात्रा इस रास्ते से चली जाएगी, कुछ इससे जाएगी। तो मान लीजिए कि इससे कितनी जा रही, Q1 और इससे Q2 और इससे कितना जा रहा है आवेश, Q3। और सब पे विभव क्या रहेगा, समान रहेगा, अर्थात सबके सिरों के बीच वोल्टेज कितना रहेगा, V ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे Q आवेश है और वो तीन भागों में बट गया, Q1 उधर चला गया, Q2 उधर, Q3 इधर पटकर। तो जो Q था वही तीन भाग में बटा है, तो Q इज इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। और आपने पढ़ा ना V इज इक्वल टू Q अपान C, Q बराबर CV भी हो जाएगा, सी भाग में धरा गुणे में। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV, और Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 इसमें से जा रहा है ना, इसका धारिता कितना C1 और वोल्टेज कितना V। तो C1V और Q2 बराबर हो जाएगा आपका C2V और Q3 बराबर C3V। V कॉमन, इधर कॉमन कर लो, तो बचेगा क्या यहाँ पे, C1 प्लस C2 प्लस C3। चलो V से V कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया सूत्र C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो जाएगा संधारित्रों के समांतर समायोजन के लिए फार्मूला, ठीक है। तो ये हो गया संधारित्रों का श्रेणी और समांतर समायोजन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं, फिर आगे चलते हैं। बस छोटे छोटे दो टॉपिक्स और बताऊंगा, उसके बाद एक छोटा वनडे ग्राफ जनित, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। और जब लंबी वीडियो हो जाती है ना, तो उसको देखने वाले ऊब जाते हैं, ठीक है। पहले मैं सोचा था 1 शॉट चलाने को, लेकिन फिर समस्या वही, ऊब जाते हैं लोग, पूरा देखते नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, क्या पढ़ना है आपको, संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व पढ़ना है आपको, ठीक। ऊर्जा घनत्व क्या है, तो ऊर्जा घनत्व है ऊर्जा की मात्रा बटे आयतन। द्रव्यमान घनत्व क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ऊर्जा घनत्व क्या है, ऊर्जा की मात्रा बटे आयतन है, ठीक है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व बराबर होता है ऊर्जा बटे आयतन, ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व को लिखते हैं यूके से, किससे लिखते हैं, यूके से, या आप इसको लिख सकते हो स्मॉल यू से, ठीक है। चलो इसको स्मॉल यू से लिख लेते हैं। तो स्मॉल यू इज इक्वल टू ऊर्जा संधारित्र की प्लेटों के बीच कितना होती है, हाफ CV स्क्वायर अपान आयतन कितना होगा, तो कोई संधारित्र है उसका आयतन कितना होगा, इसकी प्लेट A है और इसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है, ठीक है, स्मॉल d है, ठीक है। तो आयतन बराबर LVH होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई कितना होता है आपका, एरिया होता है, इनटू ऊंचाई मतलब प्लेटों के बीच की दूरी d।
तो संधारित्र का आयतन कितना हो जाएगा, एडी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एडी हो जाएगा। ठीक, यहां से U इज इक्वल टू मिलेगा आपको 1/2 और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, C इज इक्वल टू, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D पढ़ा है आपने। ठीक, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, और साथ में V बराबर क्या पढ़ा है, ED पढ़ा है आपने, इसको भी पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो आपको मिलेगा क्या, U इज इक्वल टू मिलेगा 1/2, C के स्थान पर क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, इंटू V के स्थान पर ED रखेंगे तो E स्क्वायर D स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या है, AD है। ठीक है, चलो एक D और एक D से 2D हो गया, और 2D से 2D आपका कैंसिल हो गया, मतलब D स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, A से आपका A भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, और यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम हो, का माध्यम हो तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के बगल में के लग जाएगा, तो U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये है आपका ऊर्जा घनत्व, और ऊर्जा घनत्व का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा यार, ऊर्जा घनत्व का मात्रक ऊर्जा बटे आयतन, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल बटे आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। और इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, तो संधारित्र का आयतन, सॉरी, संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा तथा संधारित्र के आयतन के अनुपात को संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, और उसके लिए ये हो जाएगा आपका व्यंजक। क्या किया मैंने, ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटे आयतन किया। ठीक, फिर ऊर्जा कितना हो, असंधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा कितना होता है, आपको पता है ना, हाफ CV स्क्वायर होता है। अब इसी चालक की स्थिति ऊर्जा पढ़ाई थी ना, कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। ठीक, और जहां पे C इज इक्वल टू संधारित्र की धारिता कितनी है, एप्सिलॉन नॉट A अपान में D। ठीक, और विभव V बराबर ED होता है, जानते हो आप लोग। वैल्यू पुट करेंगे, C के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट A अपान D, और V के स्थान पे E स्क्वायर D स्क्वायर, क्योंकि B का स्क्वायर था, बटे में आयतन AD होता है, AD कर दिया। ठीक, D गुणे D स्क्वायर, और ऊपर D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, बचा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और 1/2, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो गया जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक, और यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम हो जाए तो एप्सिलॉन नॉट के बगल में के लिख देना, बस काम खत्म। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो इसको मिटा देता हूं। बस छोटे छोटे दो टॉपिक्स और हैं, एक है संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश पर बल, और एक है संधारित्र का उपयोग, बस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश पर बल। ठीक है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा कितनी होती है, आपने पढ़ा ना, संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा U बराबर पढ़ा हाफ CV स्क्वायर पढ़ा। ठीक है, जहां V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान C होता है, तो U बराबर V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान C होता है ना, सही। V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान C होता है, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान B हो जाएगा ना, C इज इक्वल टू Q अपान B हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1/2 Q C के स्थान पर Q अपान B इंटू V स्क्वायर, एक B से एक B कैंसिल, तो U बराबर आ गया हाफ QV, हाफ QV आ गया ना। तो आपको निकालना था बल, क्या निकालना है, बल। ठीक है, और आपने V बराबर क्या पढ़ा है, ED पढ़ा है, V बराबर क्या पढ़ा है, ED, और U है ऊर्जा, ऊर्जा बराबर कार्य होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन।
तो इसको हम लिख सकते हैं F इंटू डी इज इक्वल टू हाफ, क्यों, बी बराबर क्या होता है ई डी। चलो डी से डी कैंसिल आउट, तो F बराबर क्या मिल गया 1/QE। तो ये हो गया न्यूटन। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश पर कितना बल लगेगा, तो F बराबर 1/2QE, जहां पे E क्या है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमको एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है, उपयोग संधारित्र, संधारित्र का उपयोग, संधारित्र का उपयोग। ठीक है, तो संधारित्र का उपयोग क्या होता है यार, तो देखो संधारित्र का जो उपयोग होता है ना, सबसे पहले अभी आपको मैंने चार्ज करके दिखाया ना, तो जो चार्ज हो उसका उपयोग आवेश को संग्रहित करने में। ठीक है, तो सबसे पहला उपयोग क्या है इसका, आवेश संग्रहित करने में। ठीक है, दूसरा उपयोग कहाँ होता है इसका, तो सिंगल फेज की मोटरों में होता है। ठीक है, सिंगल फेज की मोटरों में। ठीक है, और इसका जो तीसरा उपयोग है वो पावर हाउसों में कैपेसिटर बैंक के रूप में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, पावर हाउसों में कैपेसिटर बैंक के रूप में। ठीक है, और चौथा उपयोग इसका इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया संधारित्र का उपयोग। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।